गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पैरामाउंट इंटर कॉलेज की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हिंदी में कहा जाए तो संविधान का बनना। हम ये देखेंगे संविधान से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी कि लोग यह सोचने लगे कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो 1934 में एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान की बात की। उन्होंने कहा भारत का अपना संविधान होना चाहिए। इस बात की सबसे पहले व्याख्या किसने किया? एम.एन. राय ने किया। उससे पहले क्या होता था, जो भी हमारे पॉलिटिक्स लीडर थे, या गरम दल के हो या नरम दल के, वह लीडर का बस यही मकसद था कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी चाहिए, ना कि हमें इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बस वह ब्रिटिश हुकूमत से पूछ रहे थे, उनको आज़ादी चाहिए। तो उनको आज़ादी मतलब हम सभी लोगों को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी चाहिए था। लेकिन 1934 में एम.एन. राय ने कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। एम.एन. राय कौन थे? एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और कम्युनिस्ट मूवमेंट जब हुआ था तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब यह बात भारत का अपना संविधान होना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के जहन में आ गया था कि हाँ, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए और सभी लोग इस पे एग्री हो गए थे। फिर इस बात को देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सोची या इतना खिचड़ी हमने बनाया और जब बन जाएगा तो ये कम्युनिस्ट पार्टी खा लेगी। तो उन्होंने इस बात को और जोर दे दिया और बढ़ा चढ़ा के इसका अदा फरमाया। फिर क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा भारत का अपना संविधान होना चाहिए। फिर 1938 में इसी बात को कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, इस बात का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कांग्रेस के बिहाफ पे, कहा कि भारत का जो संविधान होगा वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और इसमें किसी एक्सटर्नल किसी मतलब फॉरेन कंट्री का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो इस बात को, इस प्रस्ताव को 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, भारत को अपना संविधान बनाने का हक है। और याद रखिएगा एक बात, इसको अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है। अगस्त ऑफर। तो कोई पूछ दे अगस्त ऑफर क्या है, तो अगस्त ऑफर जो है यही है कि मतलब भारत का अपना संविधान हो। और इस चीज को किसने मान लिया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मान लिया था। कब मान लिया था? 1940 में। फिर क्या हुआ, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इसको मैं आगे समझाता हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। देखना क्या, 1934 में एम.एन. राय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। फिर किसने किया? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बात की। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को संबोधित करते हुए कहा, और 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जिसे क्या कहा गया? अगस्त ऑफर कहा गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया था? सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय भी रह चुके हैं। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्या था क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन में यह था कि भारत के नागरिक, जो भारत के यंग लोग हैं, वह ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सैनिक में भाग लें और ब्रिटिश सेना में भाग लेके सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए लड़ाई करें। क्योंकि 1939 में आपको पता है वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया था, और जिसमें इंग्लैंड बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन 1941 तक, इसके लास्ट तक, 1941 के लास्ट तक ब्रिटिश
सोल्जर जो भी थे थक गए थे और बहुत हानि हुई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना, अगर हमें सोल्जर की कमी है तो क्यों ना हम इंडिया से सोल्जर को हम लाएं। तो इंडिया से सोल्जर को लाने के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया। इसमें यह था कि जो भी भारत का नागरिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सोल्जर में ब्रिटिश फोर्स में अगर भर्ती होगा तो उसे ऑफिसर रैंक तक हम पहुंचाएंगे और एक अच्छी सैलरी देंगे। तो इस पे इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में ही ला दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या लाया? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तब आ गया 1942 में किसने लेकर आया? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आया। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश हुकूमत अब बंद करे अपनी हुकूमत। अब यहाँ से जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब यहाँ से जाए, अब ब्रिटिश रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। और लोगों को भी उत्साहित, लोगों को भी प्रोत्साहन दिया कि लोगों को समझाया कि क्रिप्स मिशन कुछ नहीं है, ये इसमें आप लोग मत जाइए। और जिसमें महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। कहानी सुनिएगा, थोड़ी सी कहानी है यह। तो महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत हिंसा भी हुआ, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी जेल में थे। अगर महात्मा गांधी जी बाहर होते तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आंदोलन वापस ले लेते, क्योंकि हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। फिर क्या हुआ कि लास्ट में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कमजोर हो गई थी। कमजोर होने का मतलब क्या है कि यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई करते करते थक गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हानि हो गया था। और इस कदर हानि हुआ था कि किसी अन्य कंट्री पे वह अपना रूल नहीं कर सकता था। आई होप कहानी आपको समझ में आया होगा। यही कहानी था 1942 क्रिप्स मिशन था। फिर लास्ट में 1946 में, एट लास्ट 1946 में आपका आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन 3 लोगों के द्वारा लाया गया। एक तो अपने भाई साहब स्टॉकवुड क्रिप्स, दूसरे लॉरेंस और तीसरे जो थे अलेक्जेंडर थे। इन्होंने क्रिप्स मिशन लेके आया। कैबिनेट मिशन लेके आया। और कैबिनेट मिशन में यही था कि भारत का संविधान किस रूप में हो, कैसे हो। आइए देखते हैं अब उसको। अब आया फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब जब कैबिनेट मिशन आ गया तो हुआ भारत का संविधान अब बने। तो भारत का संविधान जब बनना हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में होता है संवैधानिक सभा। उस सभा में जब संवैधानिक सभा में कितने लोग थे? टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने? टोटल 389 मेंबर्स थे। मेंबर्स। उसमें से क्या था? 292 मेंबर ऐसे थे जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस के द्वारा आए थे, मतलब उनको चुनाव पद्धति के द्वारा आए थे। लेकिन उनमें से 93 जो थे, मतलब 292 ऐसे थे जो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते थे। मेरे कहने का मतलब है 93 ऐसे थे जो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे। पहले जैसे हमारे देश में राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। तो ये जो 93 तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो किंगडम थी उनको चयनित किया गया, क्योंकि राजतंत्र को खत्म किया गया। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके लखनऊ के जो नवाब हुआ करते थे उनको भी सिलेक्ट किया गया, अजमेर के जो राजा हुआ करते थे उनको सिलेक्ट किया गया। ऐसे बहुत तमाम लोग थे। तो ऐसे करके जो तमाम लोग थे उनकी संख्या कितनी हो गई? 93। जो उनको कह दिया गया भैया भारत का संवैधानिक सभा चालू हो गया है, भारत का संविधान बनने जा रहा है और आप आइए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आप एक अच्छे मतलब पॉलिटिक्स में जाइए। और 4 जो थे, 4 ये थे चीफ कमिश्नर एरियाज थे। जैसे मतलब चीफ कमिश्नर एरिया का जैसे मतलब है कि जो उस राज्य का मुख्य हुआ करता था, मुख्य एरिया। जैसे मान लीजिए इतने समय आपको बता दें दिल्ली हो गया, फिर क्या था? अजमेर भी था। इसमें अजमेर भी एक अपने आप में चीफ एरिया था। फिर बलूचिस्तान था। ऐसे करके 4 एरिया जो थे या जो 4 मेंबर थे या चीफ कमिश्नर एरियाज थे। और एक वेरियस प्रोविंस एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ राज पद्धति चलती थी वहाँ थी। और ये पार्टी से रिलेटेड थे।
जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था संवैधानिक सभा में। अब हम देखेंगे, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है ऑब्जेक्टिव रिविजन। अब देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब संविधान सभा का कार्य होना शुरू हुआ तब क्या हुआ, सबसे पहले वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संवैधानिक सभा की जो सबसे पहला बैठक हुआ जिसमें वर्किंग हो, जिसमें संविधान से रिलेटेड कार्य किया गया हो, तो वो था 9 दिसंबर 1946। कब बैठक हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। किसके लीडरशिप में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। पहला लीडरशिप बैठक संविधान सभा का बैठक किसके लीडरशिप में हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लीडरशिप में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरा जो संवैधानिक सभा का बैठक हुआ वो हुआ 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। यह जब हुआ तो इसमें आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, किनको पता ही होगा आप सभी को, आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी का पूरा नाम है हरिंदर कोमल मुखर्जी। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर किसको बनाया गया था? तो एडवाइजर बनाया गया था B.N. राव को। राव नहीं है, राव R.A.U. है। तो एडवाइजर किनको बनाया गया? B.N. राव को। आई होप आपको क्लियर हुआ है सर। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें लीडरशिप कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 आपको आंखों देखा हाल है। और फिर अब हम देखेंगे 26 नवंबर 1949 26 नवंबर याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा को एक्सेप्ट कर लिया गया। कब एक्सेप्टेड हुआ? 1949 को हमारा संविधान को एक्सेप्ट किया गया। याद रखिएगा हमारे संविधान सभा को बनने में कितने दिन लग गए? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसको भी याद रखिएगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इतने दिनों में जाकर हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन गया। इसके बीच में तमाम ऐसे बहुत सारे संविधान सभा का बैठक हुआ था। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि अब इसको बनाने, तो संविधान सभा को बनने में कितने पैसे लगे थे? तो 64 लाख रुपए। टोटल खर्चा कितना लगा था? 64 लाख। और संविधान जब बना तो 395, चलिए इसको मैं चलिए 395 आर्टिकल। कितने आर्टिकल थे? मतलब अनुच्छेद कितने थे? 395। और 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। और शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूची थी। शेड्यूल 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे। लेकिन अब कितने हैं? 495, 495 अनुच्छेद हैं। और पार्ट्स जो हैं वो 25 हो गए हैं। और शेड्यूल जो 12 थे वो 12 हो गए। तो हम देखेंगे पहले 395 थे, अब कितने हो गए? सॉरी, ये 495 नहीं है, या 465 है, माफ करिएगा, 465 है। और 22 पार्ट थे, अब कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए।
और 8 शेड्यूल थे, कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। अब थोड़ा डियर स्टूडेंट, नाउ आई हैव टू सी दैट कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी है उनको हम देखेंगे हिंदी में साफ साफ। चेयरमैन ऑफ इम्पोर्टेंट कमेटी, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी या कमेटी है, स्पेलिंग आपको यहाँ कमेटी का स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, अधिकतर आपके एरर में देख पूछ लिया जाता है। COMMITTEE। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं वो वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और माइनॉरिटी के क्या क्या मतलब राइट्स होने चाहिए, इसके भी कौन अध्यक्ष हैं? वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। एक बार इसको आप नोट कर जाइएगा, अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछ लेते हैं। अब हम कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड, हमारे भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? अभी आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रगीत है वह कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत क्या है आपको पता ही होगा, क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम कब नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा था? जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और नेशनल फ्लैग, हमारा भारतीय जो झंडा है तिरंगा, इसको कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे पिंगली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग, कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के। और पिंगली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया। नेशनल एंथम मतलब जो जन गण मन अधिनायक जो आप गीत गाते हैं, जो राष्ट्रगान है, यह कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम किसने लिखा था? आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा देखिए, 24 जनवरी, ये बड़ा, अगर हमको देखा जाए तो रिपब्लिक डे हमारा 24 जनवरी होना चाहिए था, लेकिन हम भारतीय संस्कृत पत्रा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ऐसा डेट निकाला गया 26 जनवरी शुभ था। शुभ इसलिए होता है, जैसे पूर्ण स्वराज की हमने बात की थी तो वो था 26 को, 26 लगभग 1930 में। तो 1930 को बात किया गया था, पूर्ण स्वराज की बात जब हुई थी तो 26 तारीख डेट था, तो इसलिए ये होगा कि भाई 26 तारीख शुभ है। और 24 तारीख को सब कुछ डन था, लेकिन हमने कहा नहीं, 26 को 2 दिन की बात है, तो हमारा जो पहला रिपब्लिक डे हम लोग मनाएंगे वो 26 जनवरी को मनाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।